प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं सांख्यिकी माध्य का एक नया लेसन जिसका नाम है विषमता के माप। जिसका नाम है विषमता। विषमता के माप, मेजर ऑफ स्कीवनेस। मेजर ऑफ स्कीवनेस। सबसे पहले बात करते हैं विषमता की कि विषमता किसे कहते हैं, उसके बाद इसके माप की बात करेंगे। विषमता, सममिता के अभाव को ही विषमता कहते हैं। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, उनके जो मान है, उनमें समानता नहीं पाई जाती। सभी के मान अलग अलग पाए जाते हैं और उनके अनुपातों में कई प्रकार की दूरियां पाई जाती हैं। तो उस सममिता को ही क्या कहते हैं, विषमता। उसमें जो अभाव पाया जाता है, तो इसकी जो परिभाषा है, सममिता के अभाव को ही विषमता कहते हैं। को ही विषमता कहते हैं। अब ये तो है विषमता, और विषमता किस पर आधारित है? आवर्तियों पर। क्योंकि आवर्तियां जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो ज्ञात करते हैं, जो आवर्तियां हैं उनमें समानता और असमानता पाई जाती है। उनमें सम्मति और विषमता का वितरण होता है। आवर्ती वितरण के प्रकार। आवर्ती वितरण के प्रकार ये सामान्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। अभी 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर है जिसे परसामान्य या सम्मित वितरण। 2 नंबर असम्मित या विषम वितरण। विषम वितरण। अभी क्या होता है अभी सम्मति वितरण और असम्मति वितरण या विषम वितरण, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसामान्य, जो हमारा 1 नंबर है। हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। परसामान्य या सम्मित वितरण, इसका मतलब क्या होता है? जब आवर्तियां नियमित क्रम से बढ़ती है और एक बिंदु पर पहुंच जाने के बाद उसी क्रम में घटती है, तो ऐसे वितरण को सम्मति वितरण कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है अभी कि जैसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे आवर्तियां, जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी इस अनुपात से बढ़ती है, जैसे 5, 10, 20, फिर घट रही है 10, 5। परिभाषा को वापस समझिए कि जब आवर्तियां नियमित क्रम से बढ़ रही है, देखो 5, फिर 5, 10, 10 और 10 कितना हो गया 20। पहले 5 बढ़ा फिर 10, नियमित क्रम से बढ़ रही है और निश्चित बिंदु पर पहुंचकर वापस उसी क्रम से घट रही है। 20 के बाद 10 और 10 के बाद 5 कम हो गए। तो सबसे पहले जिस क्रम से बढ़ी और एक निश्चित बिंदु के बाद उसी अनुपात में घट गई,
ऐसे क्रम को ही सम्मति वितरण कहते हैं। तो इसे जैसे एक डायग्राम से समझ रहे हैं, देखो ये बना दिया। अब इसको अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो ये इस प्रकार उत्पन्न होगा कि पहले ये ग्राफ बढ़ेगा, बढ़कर निश्चित छोर पर पहुंचकर ये निश्चित छोर आ गया, उसके बाद वापस घट जाएगा। इस प्रकार का ये वितरण होगा, इस प्रकार का ये वितरण। इस वितरण को हम कहते हैं सम्मति वितरण। क्या कहते हैं इसे? सम्मति वितरण। और इस बिंदु पर तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का मान बराबर होगा। किस किस का? समांतर माध्य बराबर, मध्य का बराबर, बहुलक। तीनों का मान क्या होगा? अभी बराबर होगा। तीनों का मान क्या होगा? बराबर। तो ये परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा क्या होगी कि आवर्तियां नियमित क्रम से बढ़ती है और एक बिंदु पर पहुंच जाने के पश्चात उसी क्रम से घटती है। तो ऐसे वितरण को सम्मति वितरण कहते हैं। सम्मति वितरण कहते हैं। अब देखो आगे, इस प्रकार का जो आकार है, इसका जो आकार है ये किस आकार का होता है? ये वक्र कंटिन्यूमा होता है। ये जो वक्र है ये क्या होता है? अभी घंटीनुमा होगा ये वक्र। और इसमें सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उनका मान क्या होगा? अभी बराबर होगा। ये तो है सम्मति वितरण। दूसरा होता है असम्मति वितरण। उसमें क्या होता है? अभी ये जो वितरण है ये समान अनुपात में, पहले तो अनुपात में बढ़ेगा लेकिन उसी अनुपात में घटेगा नहीं। ऐसी आवर्तियां उसी क्रम से नहीं घटती है जिस क्रम से वो बढ़ती है, या जिस क्रम से बढ़ती है उस क्रम से घटती नहीं, और जिस क्रम से बढ़ रही है उससे अलग क्रम में घट रही है। यानी ये जो क्रम है ये समान नहीं होता। तो ऐसे वितरण को असम्मति वितरण कहते हैं। ये तो है विषमता। अब इसकी जो परिभाषा है विषमता की वो आप लिख लीजिए। इसकी जो परिभाषा है, जब एक श्रेणी सममित न हो तो उसे ही असममित या विषमता कहा जाता है। जब श्रेणी में क्या नहीं हो, इसमें तो देखो इसमें तो क्या है? समानता है। भी इसमें क्या है? समानता है। लेकिन अगर ये श्रेणी है, ये जिस क्रम से बढ़ रही है उसी क्रम से नहीं घट रही है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? अभी असमानता यानी विषमता, उससे ही विषमता कहा जाता है। ये उसकी परिभाषा है कि जब एक श्रेणी सम्मित न हो तो उसे ही विषमता कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। उसके बाद है, अब बात करते हैं विषमता के माप। विषमता के माप क्या है? विषमता के माप, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। विषमता के माप। अब विषमता के जो माप है, मापने की जो मापों का उपयोग किया जाता है वो दो प्रकार से है। विषमता के माप का जो उपयोग किया जाता है वो दो प्रकार से है। एक तो है
निरपेक्ष माप और एक है आपका सापेक्ष माप। ये दो प्रकार के माप हैं। अब ये निरपेक्ष सापेक्ष क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1 नंबर निरपेक्ष माप। ये क्या होता है निरपेक्ष माप? किसी समकक्ष श्रेणी में किसी समक यानी आंकड़े में किसी समकक्ष श्रेणी में विषमता की कुल कितनी मात्रा है, कुल कितनी मात्रा है, यानी केवल विषमता का माप ही किया जाता है, केवल विषमता की गणना की जाती है, यानी कुल कितनी मात्रा है। और उसके धनात्मक या ऋणात्मक होने की जानकारी प्राप्त हो। होने की जानकारी प्राप्त होती है। वो क्या है निरपेक्ष माप है। किसी भी श्रेणी में विषमता कितनी है केवल इतनी ही गणना की जाती है, वो है विषमता। और अगर तुलना की जाती है तब क्या है सापेक्ष। तो जैसे हम केवल माप कर रहे हैं स्कीवनेस की, ये स्कीवनेस है x बार माइनस एम, या फिर ये आगे डिस्कस करेंगे किस किस के सूत्र अभी Q1 माइनस 2m। केवल विषमता ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब निरपेक्ष है। अगर तुलना करनी हो तो तब ये क्या बन जाएगा सापेक्ष बन जाएगा। अभी अगर हम इसकी तुलना करना चाहते हैं तो 2 नंबर आपका है सापेक्ष माप। 2 या 2 से अधिक वितरणों में तुलना करने के लिए 2 या 2 से अधिक वितरणों में तुलना करने के लिए सापेक्ष माप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है सापेक्ष माप का। तुलना करने, जैसे हमें गुणांक ज्ञात करना हो, कोएफिशिएंट ज्ञात करेंगे इसमें, तो गुणांक ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होगा अभी। और उसे जे से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाएगा जे से। जैसे इसका मान ज्ञात कर रहे हैं अभी, तो जैसे इस प्रकार लिखें, ये उसका गुणांक है, इसे सापेक्ष माप कहेंगे। भी क्या कहेंगे सापेक्ष माप। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया निरपेक्ष सापेक्ष। अब इसकी जो रीतियां हैं, किसकी रीतियां भी विषमता माप की रीतियां। रीतियां यानी विधियां। इसकी जो रीतियां या विधियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो रीति और विधि है वो 3 प्रकार से हैं। और वैसे है 4। एक नंबर जो है मध्य स्थिति, यानी मध्य का मतलब केंद्रीय पर माप पर आधारित हो। 2 नंबर है इसकी चतुर्थक विचलन, यानी चतुर्थक पर आधारित है। 3 नंबर जो है वो केली ने दी है,
स्केली के माप, और 4 नंबर जो है वो कोई अन्य माप हो, कोई अन्य माप हो। ये है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य स्थित रीति की। 1 नंबर, मध्य स्थिति रीति। ये जो मध्य स्थित रीति है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या है। तो सबसे पहले ये जो मध्य स्थित रीति है, इस रीति में जो वर्णन है वो है कार्लस्पियस का विषमता माप। इस रीति किसके द्वारा है? कार्लस्पियस के माध्य, कार्लस्पियस विषमता माप। अब इसका जो सूत्र है एस के, स्कीमनेस को एस के से व्यक्त किया जाएगा, और इसका जो विषमता माप है वो है समांतर माध्य माइनस बहुलक। और अगर इसका गुणांक ज्ञात करना हो हमें, गुणांक, तो गुणांक को जे से व्यक्त किया जाता है, तो इसका जो मान हो वो क्या हो जाएगा? एक्स बार माइनस बहुलक, और स्टैंडर्ड डिविएशन का भाग दिया जाएगा। ये तो है इस रीति का विषमता, और ये उसका गुणांक। ये है निरपेक्ष, ये क्या है? सापेक्ष। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो बहुलक है ये प्रश्न में अस्पष्ट होता है अभी। तो कई बार क्या हो जाता है कि बहुलक का जो मान है वो अस्पष्ट पाया जाता है, यानी उसका मान ज्ञात करना संभव नहीं पाया जाता, या तो ऐसी कंडीशन में सूत्र में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाता है। वैकल्पिक सूत्र का उपयोग किया जाता है। कब? जब बहुलक का मूल्य अस्पष्ट हो। क्या हो भी? अस्पष्ट हो, तब एक वैकल्पिक सूत्र है इसका, स्कीमनेस का, उस सूत्र का किसको क्या फॉर्मूला है अभी? 3 ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम, ये तो स्कीमनेस का। और अगर इसका गुणांक ज्ञात करना हो हमें, गुणांक जेक से व्यक्त होगा, तब क्या फॉर्मूला होगा? तो स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या देंगे? भाग। अब देखो ये तो है सूत्र भी, और अब ये कैसे ज्ञात किए जाते हैं? देखो सूत्र में रखना है। वैसे आप सभी को, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं सांख्यिकी माध्य के, तो उसमें समांतर माध्य, बहुलक, और उसके बाद आपको अपकिरण में कौन सा है? परमाप विचलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञात किया जाएगा जो पिछले वीडियो में है। बस सूत्र में रखना है। ये समांतर माध्य, माध्यिका और परमाप विचलन ज्ञात करके केवल सूत्र में रखना है। तो ज्ञात करने का वही तरीका है, वही 3 श्रेणियां, व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित, उसी प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब 2 नंबर जो रीति है उसकी बात करते हैं। 2 नंबर हमारी रीति है इसमें, और एक चीज़ थोड़ी सी आपको और ध्यान में रखनी है, नोट, थोड़ी सी कुछ बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। किसमें? मध्य रीति वाले में क्या ध्यान में रखना है? 1 नंबर की विषमता गुणांक जब हम ज्ञात करते हैं तो उसकी जो सीमाएं हैं, यानी किन किन अंकों के बीच में इसका मान आना जरूरी है। तो वैसे ध्यान रखें कि गुणांकों की जो सीमाएं हैं, जो हम गुणांक ज्ञात करेंगे कि उससे बाहर नहीं हो सकता इसका मान। गुणांकों की सीमाएं हैं, सीमाएं, इसका जो मान है गुणांक का वो +1 या -1 के मध्य होगा, मध्य होना चाहिए। तब हमारे क्या होना चाहिए भी? इनके मध्य है, इसका मतलब हमारी विषमता का गुणांक का मापन सही है। और जो हमारी वैकल्पिक रीति है जो हमने लिखी है कि बहुलक का मान स्पष्ट हो, तो उस कंडीशन में इसका मान प्लस या -3 के मध्य होना चाहिए, हो सकता है। बाकी विषमता का माप किन के मध्य होना जरूरी है? इनके मध्य होना आवश्यक है भी। यदि गुणांक 0 है, क्या है भी? गुणांक का मान
शून्य होने पर, गुणांक का मान शून्य होने पर विषमता का अभाव पाया जाता है। विषमता का अभाव होता है। विषमता का क्या होता है? अभाव। तो ये तो हमारी क्या हो गई भी, कौन सी? उसके बाद बात करते हैं अगली जो है हमारी 2 नंबर, चतुर्थक विचलन पर आधारित। चतुर्थक विचलन पर आधारित है। इसका जो अर्थशास्त्री है वो है डॉक्टर बावले, प्रोफेसर बावले। इसका जो मान है वो प्रोफेसर बावले ने दिया है और ये चतुर्थक पर आधारित है। इसका जो फॉर्मूला है स्कीवनेस का, वो होता है आपका Q3 + Q1 - 2m। तो ये मान भी आपको ज्ञात करने आते हैं भी। पिछला जो वीडियो विभाजन मूल्य वाला, उसमें आपको चतुर्थक सिखाए गए हैं, तो Q3 Q1 ज्ञात करना है उसी प्रकार, और माध्यिका भी आपको सांख्यिकी माध्यम में सीखी है, तो केवल सूत्र में रखनी है भी। उसके बाद इसका गुणांक जो है, गुणांक ज्ञात करते हैं भी, क्योंकि ये चतुर्थक पर है। कॉफिशिएंट ज्ञात करते हैं इसका जो कॉफिशिएंट का सूत्र होता है वो एक फॉर्मूला तो ये वापस है, देखो वापस लिख दिया। अब बट्टा में क्या करना है, ये जो प्लस है इसे माइनस करके लिख देते हैं, Q3 - Q1। ये इसका क्या हो गया? गुणांक। इसकी भी जो सीमाएं हैं वो भी किस में होगी भी? +1 -1 के मध्य होनी चाहिए, और वही शून्य होने पर विषमता का क्या होगा? अभाव पाया जाता है। तो ये तो है विषमता। अब ये किस प्रकार ज्ञात किए जाएंगे, तो आप चतुर्थक और ज्ञात करके केवल फॉर्मूले में सेट कीजिए भी। और ये किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं कि चतुर्थक किस Q3 कैसे ज्ञात होता है, Q1 कैसे ज्ञात होता है, माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है, तो इसके लिए आप विभाजन मूल्य वाला जो वीडियो मैंने डाल रखा है उसे देख लीजिए। और माध्यिका और बहुलक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, ये पिछले जो वीडियो हैं उनमें आपको समझाया गया है। धन्यवाद।